जोहार साथियों, इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासी समूह को हैबिटेट राइट्स यानी कि आवास का अधिकार मिला है। इसका क्या मतलब है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले बैगा आदिवासी और उसके जो ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में उसकी संस्कृतियों के बारे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम हैबिटेट राइट्स पे आएंगे। बैगा आदिवासी भारत के 8 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। सबसे पहले 1778 ईस्वी में ए ब्लूमफील्ड, जो बालाघाट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, ने बैगा आदिवासियों की विशेषताओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने लिखा कि बैगा आदिवासी जंगल में बेवर खेती करते हैं। यह बेवर खेती क्या है? बेवर खेती को आज अपभ्रंश होकर हम झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। बेवर खेती यानी ज़मीन जोते बिना उसमें पारंपरिक बीजों के सहारे खेती करना। यह मौसम की मार से दूर इस खेती से हर हाल में इतनी तो उपज हो ही जाती है कि गुजारा चल जाए। या ऐसे समझ सकते हैं कि जंगल का कोई कोना थोड़ा साफ होता है तो वहाँ ये बीज छींट देते हैं और इन्हें पता है कौन सा बीज वहाँ होगा और किस मौसम में। आधुनिक तरीके से की जाने वाली खेती में फसलें कभी कम बारिश होने से तो कभी ज़्यादा बारिश होने से तो कभी कीड़ों से बर्बाद होती रहती है, लेकिन बेवर खेती कभी भूखा नहीं रहने देती। झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या खेती में जंगलों को आधुनिक आदिवासी काट कर साफ करते हैं और खेती करते हैं। ये अलग बात है कि ऐसा करने से उस जगह का वेजिटेशन यानी उस क्षेत्र में उगने वाले सभी तरह के पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचता है, लेकिन बैगा जैसे आदिम जनजातीय समूह ऐसा नहीं करते। वो जल, जंगल और ज़मीन को उसी प्राकृतिक अवस्था में इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। वे प्रकृति से छेड़छाड़ को अपने अस्तित्व से छेड़छाड़ समझते हैं। वहीं हम आधुनिक आदिवासी सिर्फ बोलते हैं, लेकिन गैर आदिवासियों के द्वारा दिए गए लालच से जंगल काट कर साफ कर दे रहे हैं, जिसे सरकार वन अधिनियम में संशोधन कर पूंजीपतियों को दे रही है। दूसरी बात जो ब्लूमफील्ड ने कहा कि ये जो बैगा आदिवासी ये ओझा का कार्य करते हैं और जंगली जड़ी बूटियों से रोगों का उपचार करते हैं। अब हम आदिवासी या बैगा जैसे आदिम जनजातीय समूह के लिए ये ओझा एक तरह के डॉक्टर होते हैं जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। इसे आधुनिक सभ्यता ने पहले तो देसी या जंगली इलाज बताकर हीन भावना से देखा और इसे इस तरह से हानिकारक साबित करने में लगा रहा। लेकिन ये अलग बात है कि आज वे आयुर्वेद बोलकर उसी जड़ी बूटियों को सही और लाभ पहुंचाने वाला दवा बता रहे हैं, और कुछ तो बाबा रामदेव जैसे लोग उसी जड़ी बूटियों को बेचकर करोड़पति बने पड़े हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ बताते चलूँ कि हमें स्कूलों में जैसे जहाज़ पढ़ाया गया, जबकि जहाज़ का आदिवासी जीवन शैली में कोई काम नहीं है। बस ऊपर उड़ रहा होता है तो सिर्फ हम देख लेते हैं और बारिश के दिनों में कागज़ का जहाज़ बनाकर पानी पे चला देते हैं। कभी आपने सोचा कि जैसे जंगल या जड़ी बूटी हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? शायद हम उसे पढ़ लेते तो हम भी बाबा रामदेव बन जा सकते थे। यही ब्राह्मणवाद है, यही लॉर्ड मैकॉले का शिक्षा का सिद्धांत है कि इन्हें उनकी मातृभाषा और उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान से इतना दूर कर दो कि हमारी शिक्षा यानी कि उनकी दी हुई शिक्षा पाकर ही वो अपने को शिक्षित समझे, नहीं तो अपने को अनपढ़ समझे। देख लीजिए आज की स्थिति क्या है। हम उनके द्वारा दिए गए शिक्षा को आधार बनाकर शिक्षित और अशिक्षित को समझ रहे हैं, ना कि प्राकृतिक ज्ञान को आधार बनाकर। यही हमारा दुर्भाग्य है। क्या आज उनकी शिक्षा से हम उन ब्राह्मणों को पीछे कर पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन हमारे जड़ी बूटियों के ज्ञान से वो रामदेव बने जा रहे हैं। हम तो आज भी जैसे जहाज़ को ही समझ रहे हैं। यहीं पर बैगा, पिरहोर जैसे आदिम जनजाति और हम आदिवासियों में फ़र्क है। वे अभी भी पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित है और हम ना ही पूरी तरह प्राकृतिक रह पाए और ना ही मॉडर्न हो पाए हैं। यही कारण है कि आज आदिवासी कहीं हिंदू है तो कहीं ईसाई तो कहीं मुसलमान तो कहीं सरना। बाकी आप समझदार हैं। ब्लूमफील्ड ने तीसरी बात कही कि ये लोग बांस से चटाई और अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मतलब प्राकृतिक वस्तुओं से चटाई आदि का निर्माण करते हैं, सिर्फ बांस से नहीं, जो आज भी कुछ हद तक आदिवासियों में बचा हुआ है। इतना ही नहीं, पहनावे का वस्त्र में कोकून से सिल्क निकालकर वो वस्त्र बनाते थे, वो आज भी है। आज हमारे यहाँ खरसवां का कुचे सिल्क बहुत फेमस तो हुआ है, लेकिन कोई आदिवासी इसके व्यापार से लखपति करोड़पति बना हो ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। शायद हम अभी भी किसी रामदेव बाबा का ही इंतज़ार कर रहे हों। फिर अगली बात ब्लूमफील्ड लिखते हैं कि जंगलों से शहद, कंदमूल और हर्रा आदि इकट्ठा करते हैं। मैंने कुछ वीडियो में सिविलाइजेशन से पहले के जीवन के बारे में बताया था, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज भी हम आदिवासी ये सब संग्रह करते हैं, लेकिन पूरे भोजन के रूप में।
बैगा बिरहोर जैसे आदिवासी वास्तव में उसी पर निर्भर रहते हैं, वही उनका भोजन का स्रोत है। कि बैगा लोगों के प्राकृतिक बौद्धिक ज्ञान को किसी किताब में समेटना उतना ही असंभव है जितना इस प्रकृति को समझना। जहाँ आधुनिक विज्ञान भी फेल है, वहाँ प्रकृति है, जिसे आज के मानव प्राकृतिक आपदा बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन वे ये कहने में हिचकिचाते हैं कि उनकी प्रकृति की समझ बहुत कमज़ोर है। इसीलिए विज्ञान का सहारा लेकर आदिवासी ज्ञान को नीचा दिखाने का काम चल रहा है। लेकिन मेरा दावा है ये लोग प्राकृतिक आपदा जो बोलते हैं से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जितना कोसना है कोस लीजिए, विज्ञान भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। अगर कोई बचा सकता है तो आदिवासी और उसके ज्ञान से यह दुनिया दोबारा जीने लायक बचाया जा सकेगा। दूसरा, आज के समय में कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी जितना हल्ला करना है करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्राकृतिक अज्ञानता ही अब गैर आदिवासियों की ज़िंदगी का सार है। जिस दिन प्राकृतिक ज्ञान दुनिया के लोगों को पता चल गया तो वहीं से जीवन दोबारा रास्ते पर आना शुरू होगा। अगली बात, ब्लूमफील्ड ने लिखा कि ये लोग शिकार कर और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे हो समाज में ऐसे समूह को जोमसरा बोला जाता है, यानी ये लोग बंदरों को भी अपना शिकार बनाते हैं। कौन सा जानवर किस समय किस किस इलाके में आता है उसकी सटीक जानकारी ये लोग रखते हैं। साथ ही उन जानवरों का आवाज़ भी बहुत अच्छा से निकालते हैं। जब शिकार में जाते हैं तो उस जानवर की आवाज़ निकालते हैं। ऐसा करने से वो जानवर अपना बिरादरी के वहाँ हैं सोचकर उधर आता है और ताक में रहने वाले बिरहोर बैगा उसे तीर धनुष से मार देते हैं। ऐसी कला दूसरे आदिवासी समुदायों में बहुत कम है, लेकिन बैगा और बिरहोर आदिम जनजातीय समूह में यही उनकी शिकार में सफलता की कड़ी है। मछली पकड़ने के लिए जंगली जड़ी बूटियों को पीसकर कुछ इलाके में वे डाल देते हैं, जिससे वहाँ मछलियाँ खुद ब खुद पानी के ऊपर आ जाती है और ये पकड़ लेते हैं। और भी तरीके से ये शिकार और मछली पकड़ते हैं। ये तो मैं सिम्बलाइज करने के लिए एक एक उदाहरण दे दिया हूँ, क्योंकि हम लोग भी कुछ कुछ ऐसा प्रयोग अपने समाज में करते हैं। बस फ़र्क यही है कि बैगा बिरहोर उस कला में महारत हैं। अगला पॉइंट में ब्लूमफील्ड लिखते हैं कि जंगल के कंद मूल फल फूल इत्यादि इकट्ठा करना भी इनका मुख्य कामों में से एक है। समय और मौसम के हिसाब से ये इन चीज़ों को संग्रह करने का काम करते हैं और अपने भोजन श्रृंखला में शामिल करते हैं। ये तो हुआ उन्होंने जो रिपोर्ट संकलित किया था उसके बारे में। अब आगे इतिहास में बढ़ेंगे तो 1867 ईस्वी में कैप्टन थॉमस ने बैगा जनजाति के बारे में लिखा कि बैगा जनजाति बहुत ही पिछड़ी अवस्था में है और सभ्य मनुष्य के संपर्क में आने से डरती है। कर्नल वॉर्ड की मंडला सेटलमेंट रिपोर्ट 1870 ईस्वी में जानकारी मिलती है कि ये जनजाति जंगली अवस्था में रहते हैं और अपने समूह के साथ स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करते हैं, यानी जल जंगल और ज़मीन की स्वायत्तता ही इनकी स्वतंत्रता है। 1872 ईस्वी में कैप्टन जे फॉर्सिथ द्वारा लिखित पुस्तक द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में बैगा जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है कि ये जनजाति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इस जनजाति के पुरुष केवल एक लंबा लंगोट नुमा धारण करते हैं। इसके बाल कोयले की तरह काले होते हैं। इनके कंधों पर तीर कमान व कुल्हाड़ी टंगे होते हैं। सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया में रसेल एवं हीरालाल ने बैगा जनजाति के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। उनके अनुसार बैगा आदिम द्रविड़ समूह की जनजाति है जो मध्य भारत के मंडला, बालाघाट एवं बिलासपुर जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में निवास करती है तथा इनके निवास स्थान ऊंचे और घने जंगलों में होते हैं, जहां पहुंचने के लिए एकमात्र पगडंडी दिखाई देती है। इस कारण से वे कभी कभी ही दिखाई देते हैं जब उन्हें बनिए से या मंद विक्रेता से काम होता है। सन 1931 में W.H. शूबर्ट ने सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंसस ऑपरेशन सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार में बैगा जनजाति के संबंध में उल्लेख किया है कि बैगा अब केवल लंगोट ना पहनकर कुछ कपड़ों का भी प्रयोग करने लगे हैं और धीरे धीरे इनके जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सन 1939 ईस्वी में बेरियर एल्विन की पुस्तक द बैगा में बैगा जनजाति के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इस पुस्तक में बैगा जनजाति के जीवन से संबंधित प्रत्येक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार बैगा जनजाति आदिम जनजाति है और यह जनजाति एकांत जीवन निर्वाह करना पसंद करती है। इसी प्रकार बैगा जनजाति के आर्थिक पहलुओं का विवरण D.S. नाग ने सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक ट्राइबल इकोनॉमी द स्टडी ऑफ द बैगा में किया है। इस प्रकार ऐतिहासिक अवलोकन से ज्ञात होता है कि बैगा जनजाति एक आदिम जनजाति है
बैगाओं की उत्पत्ति को इतिहास के तथ्यों द्वारा प्रमाणित करना संभव नहीं है। केवल बैगा जनजाति में उत्पत्ति संबंधित प्रचलित लोक कथाओं के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये तो हुआ इनका ऐतिहासिक पक्ष है। उसी बैगा को जब हैबिटेट राइट्स यानी आवास का अधिकार प्राप्त हुआ तो आइए उसे समझते हैं कि ये हैबिटेट राइट्स क्या है और कैसे प्राप्त हुआ। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी PVTG शॉर्ट में को हैबिटेट राइट्स यानी आवास का अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। उसी के तहत 6483 यानी लगभग 2085 परिवार के लोगों की आबादी वाले कुल 19 बैगा गांवों को आवास का अधिकार दिया गया। बैगा आदिवासी छत्तीसगढ़ में हैबिटेट राइट्स पाने वाला दूसरा समूह बन गया, जबकि 9 अगस्त 2023 को कमार जाति को हैबिटेट राइट्स दिया गया था। बैगा समुदाय मुख्य रूप से राज्य के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसी को GPM क्षेत्र बोलते हैं, मनेंद्र, भरतपुर, चिरमिरी और बिलासपुर जिलों में निवास करता है। यह समुदाय मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में भी रहता है। हैबिटेट राइट्स या आवास का अधिकार संबंधित समुदाय को उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान यानी वहाँ के इकोसिस्टम की जानकारी, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का अधिकार प्रदान करती है। यानी वह समुदाय जिसका वह क्षेत्र परंपराओं से चला आ रहा हो। यहाँ क्षेत्र का मतलब सिर्फ गांव नहीं, वरन उसके इर्द गिर्द मौजूद जल, जंगल और ज़मीन, जहाँ वे अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का अनुपालन करते हों। अपने आर्थिक और आजीविका के लिए वहाँ की जैव विविधता और इकोसिस्टम का बौद्धिक उपयोग वो करते हों। यानी जंगल को फ़ायदे के लिए काट कर साफ नहीं करना है, बल्कि उतना ही उपयोग करना है जितना ज़रूरी हो, बल्कि जंगल के परिवेश को एक इकोसिस्टम के रूप में बनाए रखना है, जैसा मैंने ऊपर बताया। ऐसे प्राकृतिक माहौल को बनाए रखते हुए जीने वाले लोगों के लिए हैबिटेट राइट की व्यवस्था फॉरेस्ट एक्ट 2006 में किया गया है और उसी के तहत यह अधिकार दिया जाता है। यह अलग बात है। अब इस कानून में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए रास्ता खोल देने से आने वाले समय में इन लोगों का क्या होगा वो तो समय बताएगा। हैबिटेट राइट्स, इसे मैं आगे आवास का अधिकार या पर्यावास अधिकार बोलूँगा, पीढ़ियों से चली आ रही एक पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा और प्रचार ये करते हैं। ये जो हैबिटेट राइट्स है, इसे पर्यावास अधिकार या पर्यावरण या सीधे तौर पर समझें तो जंगल के परिवेश में आवास का अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक अधिकार के तहत बैगा जैसे आदिम जनजातीय समूह को हैबिटेट राइट्स यानी कि पर्यावास अधिकार दिए गए। एक्चुअली 2006 में आदिम जनजातीय समूह का नाम बदलकर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या शॉर्ट में PVTG कहा गया। FRA यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट की धारा 2H के अनुसार पर्यावास में वह क्षेत्र शामिल है जिसमें आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में आदिम जनजातीय समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के प्रथागत आवास और ऐसे अन्य आवास शामिल हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पूर्व कानूनी सलाहकार शोमोना खन्ना ने कहा कि बेशक हैबिटेट राइट्स PVTG को उनके हानिकारक लेकिन पूंजीपतियों के लिए विकासात्मक गतिविधियों से बचाने में मदद करेंगे, चूँकि किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए ग्राम सभा की सहमति और परामर्श की आवश्यकता होगी। वन अधिकारों को वन संरक्षण अधिनियम 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून और यहाँ तक कि SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। वन अधिकार अधिनियम के तहत आवास का अधिकार PVTG के लिए कानूनी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की विकास गतिविधि उनके आवास के अधिकार में बाधा बन रही है तो संबंधित आदिवासी समूह वन अधिकार अधिनियम के तहत मामले को प्रशासन के समक्ष उठा सकता है और यदि समाधान नहीं होता है तो मामले को अदालत में भी ले जाया जा सकता है। ढेबर आयोग 1960-61 की सिफारिशों के आधार पर केंद्र द्वारा लगभग 75 आदिवासी समुदायों को PVTG के रूप में मान्यता दी गई है,
लेकिन उनमें से सिर्फ अभी 3 को ही आवास का अधिकार दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारिया पीवीटीजी पहले थी, उसके बाद कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में और अब बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में, यानी अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है। छत्तीसगढ़ ने पीवीटीजी सरणी के तहत 7 ऐसे समूहों की पहचान की है और उन्हें सूचीबद्ध किया है, जिनमें अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा शामिल हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 समुदाय भुजिया और पंडोस भी शामिल हैं। भारत सरकार और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आवास और आवास के लिए समुदाय के अधिकार को निवास, आजीविका, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, पवित्र, धार्मिक और अन्य उद्देश्य के लिए पीवीटीजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रथागत क्षेत्रों पर मान्यता दी जा सकती है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार जनजातीय समुदाय जो तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, जिनकी जनसंख्या वृद्धि स्थिर या गिर रही है, साक्षरता का स्तर बेहद कम है और अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर पीवीटीजी घोषित किया गया है। पीवीटीजी का स्वास्थ्य सूचकांक निम्न है और वे बड़े पैमाने पर छोटे और बिखरे हुए गांव या आवासों में अलग अलग दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। मंत्रालय ने 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 75 पीवीटीजी की पहचान की है। 2019 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उनकी आजीविका, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों के संदर्भ में उनकी सुरक्षा और सुधार के लिए एक योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी हैं: कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पांडो और भुजिया, जो राज्य के 33 जिलों में से 17 जिलों में रहते हैं। 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी जनजातियों की कुल जनसंख्या 2.5 लाख है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की कुल जनसंख्या 78,22,000 है। आइए समी आबिदी, आयुक्त अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जनसंख्या में कमार जनजाति 26,622, अबुझमाड़िया जनजाति 23,330 और बैगा 88,317, पहाड़ी कोरवा 44,026, बिरहोर 3490, पांडो 35,000 और भुजिया 8,000 हैं। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के परियोजना प्रमुख विभोर कुमार देव, जो आवास का अधिकार कानून को लागू करने के लिए प्रशासन को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, ने कहा कि प्रक्रिया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2014 में इस उद्देश्य के लिए दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश पर आधारित है। 4 राज्य स्तरीय विभाग वन, राजस्व, जनजातीय और पंचायती राज यूएनडीपी टीम के साथ समन्वय कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवास स्थान किसे कहा जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जनजाति के पारंपरिक आदिवासी अगुओं से उनकी संस्कृति, परंपराओं, व्यवसाय की सीमा के बारे में परामर्श किया जाता है। सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है और फिर एक आवास घोषित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बैगा पीवीटीजी को आवास अधिकार देने के लिए परामर्श दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने कमार जनजातियों के साथ शुरुआत की। यह एक लंबी, थकाऊ प्रक्रिया है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो सकती है। पीवीटीजी अंतर्मुखी और आरक्षित हैं। संबंध बनाना और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करना काफ़ी कठिन कार्य है। वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। वे अपने बुनियादी जीवन शैली में जीकर खुश हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि उनके आवासीय अधिकार से ही सही प्रकृति के लिए यह उत्साहजनक कदम कहा जा सकता है। ये प्रकृति को आबाद ही करेंगे, बर्बाद नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी प्रकृति में है। वन विभाग या सरकार आदि को ना ही प्रकृति की समझ है और ना ही प्राकृतिक जीवन की। ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील की भांति भारत को भी पीवीटीजी यानी बैगा, बिरहोर सहित 75 अन्य आदिम जनजातीय समूहों के प्राकृतिक आवासों को किए गए नुकसान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें प्रकृति का अधिकार हैबिटेट राइट्स के मार्फत बहाल कर देना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता में देश के बाकी आदिवासी जो 5वीं और 6वीं अनुसूची में रहते हैं को भी संविधान के प्रावधान के आलोक में संरक्षित और संवर्धित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सरकार अपने से तो करेगी नहीं। 12-15 करोड़ आदिवासी एकजुट होकर एक दिन के लिए अपने घरों में न रहने का प्रण लें और अपने बाल बच्चों, गाय बैल, भेड़ बकरी और आदि सभी के साथ सड़क पर उतर जाएं। फिर देखिए, आप अगर इस बात को समझ सकते हैं तो समझिए आपका भविष्य उज्जवल है। नहीं तो आगे मेरा वीडियो ऐसे ही आता रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देने के साथ साथ जगाना भी होता है, इसीलिए इस तरह से सवाल मैं छोड़ देता हूँ। अभी के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।